सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के लिए चैलेंजेस कम नहीं हो रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी ऑपोजिशन का मसला होता है, अभी कुछ अर्सा पहले धरने का चैलेंज था, बैरूनी सतह पर भी चैलेंजेस हैं, लेकिन असल चैलेंज इस वक्त जो दरपेश है तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान साहब को, वो अपने इत्तेहादियों से है। काफ लीग हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, MQM हो, अब मेंगल साहब हैं, उनको मनाने के लिए भी कभी तरीन साहब, परवेज खटक साहब इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। तो अब तो मसला ये बन गया है कि अपनी पार्टी के लोग ही नाराज हो गए हैं। पहले हमने प्रोग्राम में आपको बताया था तकरीबन 20 लोग थे जो कि सेंट्रल पंजाब से थे, और बाबर डोगर साहब की खबर ये थी कि सब वज़ीर साहब उस्मान बुज़दार के कहने पर हो रहा है। लेकिन अब जो तकरीबन दर्जन से ज़्यादा लोग हैं, ये जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, और इनका कहना यह है कि हम हैं तहरीक इंसाफ में और हमें तरक्याती फ़ंड्स नहीं मिल रहे, लिहाजा हम अब मज़ीद जो भी कमेटियाँ बनी हुई हैं इस वक्त में उनका हिस्सा नहीं रहेंगे। जब तक हमें तरक्याती फंड्स नहीं मिलते, तरक्याती स्कीमों का इजरा नहीं किया जा रहा, और हम वोटर्स को क्या मुंह दिखाएं। इसी हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे। असद करल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। करल साहब, ये मसला क्या है? अच्छा, काफ लीग की मुलाकात में तो जनाब IG साहब को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया गया था, और उस्मान बुज़दार साहब ने वहां पर दोनों को कह दिया कि जनाब आप वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं। काफ लीग से वर्किंग रिलेशनशिप किस किस्म का बनेगा? वो काफ लीग कौन सा वर्किंग रिलेशनशिप चाहती है? और ये जो अब 12 से ज्यादा लोग अब नाराज हो गए हैं, 20 पहले थे, तो ये हुकूमत चलेगी कैसे? उसामा साहब, एक चीज़ ज़रा आप गौर करें, 3-4 दिनों या 5 दिनों के अंदर आप थोड़ा सा एक ब्रीफली मैं आपको अगर बताऊं, MQM एक इत्तेहादी जमात है। एक वज़ीर जो है उसने अलहदा हुआ कैबिनेट से, आज उसने अपना इस्तीफ़ा भी भेज दिया है, जो कि ये कहा जा रहा था कि हुकूमत के रिक्वेस्ट पे वो इस्तीफ़ा नहीं भेज रहे थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो कैबिनेट के इजलास में भी नहीं आए, इस्तीफ़ा भी उन्होंने भेज दिया और उन्होंने फौरी मंजूर करने का भी इस्तदा की है। फिर उसके बाद आपने देखा कि GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो कराची की है, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमत से इज़हार कर दिया है। फिर उसके बाद काफ लीग की एक बैठक हुई जिसमें जहांगीर तरीन जो हुकूमती कमेटी के अरकान थे, परवेज़ खटक थे, और साथ उनके अरबाब शहजाद थे, और मोनसलाई थे। उसमें परवेज़ लाई और चौधरी शुजात शामिल नहीं हुए, और तारक बशीर चीमा थे, और बाकी काफ लीग के कुछ लोग थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो अब्दुल कदूस बजिंजो, उनके हुकूमती कमेटी से तहफ़्फ़ुज़ात, BNP मैंगल के हवाले से बात आ रही है। तो एकदम से ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि सब कुछ ऐसे ही एकदम से सारी चीज़ें आ रही हैं? और आए रोज़ हुकूमत के ऊपर जो उसके कोलिशनर जो पार्टनर है, अपोजिशन तो चले नो लीग या पीपल्स पार्टी तो बाद की बात है, उनके अपने जो इत्तेहादी हैं हर रोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है, उनकी नाराज़गियों में, उनके तहफ़्फ़ुज़ात में, और उनके मुतालबात की लिस्ट एक तवील होती जा रही है। आप देखें, कल जब मुलाकात हुई तो उसमें ये लग रहा था शायद कि हुकूमती जिस तरह बात आई या काफ लीग की जानब से कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाएंगे। अब बहुत लंबी एक फहरिस्त दे दी गई है। एक तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने कन्फर्म किया कि काफ लीग और पंजाब हुकूमत के दौरान एक मुआहदा है, और उसमें बाकायदा एक पूरी उसमें एक चीज़ें हैं। अब उन्होंने कहा एक तो कि हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो तकर्रियाँ हुई हैं मुख्तलिफ़ ओहदों पे वफाक में और सूबे में, ज़ाहिर बात है वो वफाक में भी कोलिशन पार्टनर है और सूबे के अंदर भी, तो उन्होंने कहा उसमें हमें फार्मूला जो है, शेयर जो है वो प्रॉपर जो नहीं दिया जा रहा, नंबर 1। फिर हमारे जो हल्के हैं जहाँ से MNA MP हमारे इलेक्ट हुए हैं या जो भी सेनेटर उनके हैं, उनको जो तरक्याती फंड्स का वादा किया गया था वो तरक्याती स्कीमों के वो नहीं मिल रहे, और जो उनके जायज़ काम हैं, जायज़ ज़ाहिर बात है, हर पार्टी कहती है, वो उनको नहीं हो रहे।
जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस है, वो उनके जो आपने बात दी कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी आपने कहा था कि उसमें शामिल थे जब काफ लीग कि उनको कहा कि आप इनके काम किए जाएं। मामला ये है कि अब मामला ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है, आज उनकी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म से एक मुलाकात हुई है। उससे पहले वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात हुई है। एक आज मीडिया स्ट्रेटजिक कमेटी और तर्जुमानों की मीटिंग थी, वो कैंसिल हो गई क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुलाकात वज़ीर आज़म के साथ अचानक से हुई। उससे पहले कल 5 मीडिया हाउसेज के जो मालकान उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई है। वो पब्लिक तो नहीं हुई, बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं। DGISPR की जो तब्दीली है, इसमें कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। एक तो ये है कि उनकी चूँकि प्रमोशन जब होती है, फ़ौज में एक रूल है, तो बहुत ज़बरदस्त उनको ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहिए। कौम को जिस तरह सर फख्र से उन्होंने बुलंद किया कि हर माज पे भारत का मामला हो, कोई भी मामला हो, यानी जो सफारती या जो दफाई लिहाज से, अस्करी लिहाज से जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस का, पाकिस्तान की रियासत का जो सर फख्र से बुलंद किया, उसको जितनी भी तहसीन की जाए मेरा ख्याल काम है। तो उनको GOC 40 डिवीज़न जो उकाड़ा लगाया गया, क्योंकि आगे जब उनकी प्रमोशन होगी उसके लिए फील्ड पोस्टिंग ज़रूरी है। और उनकी जगह पे इंतहाई जो मेजर जनरल इफ्तिखार जो बाबर इफ्तिखार साहब है, वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के, अब वो लिबरल के लिए ये भी मसला है कि वो उनसे भी ज़्यादा बेहतर आ गया। और साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो DG है वो भी तब्दील हो गया है। मेजर जनरल अजहर वकास साहब जो है वो उस पर उनकी तैनाती हो गई है। तो डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, अस्करी हवाले से जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन ये जो हुकूमती मामलात के अंदर वो तो एक प्रोफेशनल उनके मामलात हैं, क्योंकि जो DG MI थे उन्होंने भी फील्ड पोस्टिंग के बाद प्रमोशन की तरफ जाना होता है। तो ये एक नॉर्मल जो एक उनकी तकर्रियाँ और तबादले होते हैं। अच्छा, अब मामला आ गया जो तो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन हुकूमत खा रही है। अब आ गया हुकूमत के हवाले से जो बाबर डोगर साहब, आप ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब, करन साहब मैं आता हूं, शहबाज शरीफ साहब जब थे तो कोई चूं चरा भी नहीं कर सकता था, कोई तरह आह भी नहीं निकाल सकता था, सी भी नहीं कर सकता था शहबाज शरीफ के आगे। ये उस्मान साहब के आगे हर कोई आकर बोलने लग जाता है, ये क्या है? वजन नहीं है इनका, ये वजह है। फिर शेख रशीद साहब खुद कह चुके हैं कि फरवरी और मार्च में सियासत ऊपर नीचे हो, तो ये वो वाली पेशगोई है कि अब सब कुछ ऊपर नीचे होने लगा है। उसामा, सबसे पहले शहबाज शरीफ के साथ आप कंपैरिजन करें वसीम अकरम प्लस का। वसीम अकरम प्लस साहब जो है, इनको इमरान खान साहब खुद लेके आए हैं। एक ऐसा बंदा जो पहली दफ़ा MPA हुआ और जिसका ताल्लुक DG खान के एक बैकवर्ड एरिया से था, उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। अब उसके बाद 1.5 साल उनको दिया गया। 1.5 साल में जो पंजाब का हशर हुआ वो आपके सामने है। पंजाब वो सूबा था जो डेवलपमेंट के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से हमेशा नंबर 1 रहा, चाहे वो प्रिलाई का दौर हो, चाहे शहबाज शरीफ का दौर हो। अब आप देखें कि पंजाब के जो हालात हैं वो बेड़ा गर्क हुआ है, लाहौर का बेड़ा गर्क हुआ है। सारे रिसोर्सेज, अव्वल तो पैसा है कोई नहीं, जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है डेवलपमेंट का वो सारा DG खां में लगाया जा रहा है, या वो फिर मियाँ वाली में लगाया जा रहा है। बड़े शहरों को इग्नोर किया जा रहा है, गवर्नेंस में उनका कंट्रोल कोई नहीं है। अब एक तजर्बा किया गया, नई गवर्नेंस लेके आए, नई एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए, चीफ सेक्रेटरी को नए को लाया गया, IG नया लेके आए गए, जो कि ताकतवर हैं, तगड़े ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने कोशिश की कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दे दी जाए, बेहतर गवर्नेंस दी जाए। अब पॉलिटिकल फोर्सेस जो पंजाब में तबादले हुए, उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस को इत्मीनान में नहीं लिया गया। वो जो सारे तबादले हैं वो उन पे पिछले जो 1.5 साल वसीम अकरम प्लस की गवर्नमेंट रही पंजाब में, तो हर अफसर की एक फाइल बनी, 3-3 4-4 एजेंसियों से उसको वेरीफाई करवाया गया। उसके बाद उस बुनियाद पर, उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनके तबादले किए गए हैं। इवन के AC ये जो है, इनको भी जो है इनको तबादले किए गए हैं, तो उनकी भी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की गई है। अब वसीम अकरम प्लस या फिर जो उनके नीचे MPs हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनको ये किसी सूरत नहीं कबूल के उनके इलाकों में उनकी मर्जी के बगैर बंदा लगाया जाए। तो ये अगर आप सारी चीज़ें देखें
हाँ, अब 4 खास तौर पे पंजाब में 4 ऑफिसर, 3 ग्रेड 20 के और 1 ग्रेड 22 का ऑफिसर जो है वो जो उनको उस्मान बुज़दार की मर्जी के बगैर उनको फेडरल गवर्नमेंट में भेजा गया था, उस असम्बली पे अभी तक उन्होंने साइन नहीं किए, अभी तक साइन नहीं किए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो नई एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं है। दूसरी तरफ जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी सारी फाइलें उस्मान बुज़दार साहब रोक कर बैठे हुए हैं, किसी फाइल पर साइन ही नहीं करते। तो ये जो पंजाब में बुहरान की कैफियत दिखाई जा रही है, असल में ऐसा है नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है। बाबर साहब, उनको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर ये मिले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी इत्तलात ये है कि फवाद चौधरी मिले हैं इमरान खान साहब से और उन्होंने कहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे उस्मान बुज़दार साहब और जनाब कहते फंड्स नहीं दिए जा रहे, आगे जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में खर्च नहीं किए जा रहे। वो तो शिकायत लगा रहे हैं अपने ही वज़ीर आला की। तो क्या वजह है? फवाद चौधरी साहब वज़ीर आला बनना चाहते हैं, उनको खुद नहीं पसंद आ रहे, या जेहलम में भी लोग परेशान हैं बुज़दार साहब से? देखिए, फवाद चौधरी साहब तो खैर उनको छोड़े, मैं आपको एक बात बता दूं कि डेवलपमेंट के यूटिलाइजेशन, जो डेवलपमेंट की यूटिलाइजेशन है, टोटल जो फंड है वो तकरीबन 200 अरब के करीब था, उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो 20% भी नहीं है। और जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनका फोकस ही नहीं है, उनका फोकस सिर्फ डीजी खान है, इससे आगे उनका कोई फोकस ही नहीं है। तो जब उनका फोकस ही नहीं है, जब उनके पास कोई विजन ही नहीं है, जब उन कैबिनेट के पास कोई विजन ही नहीं है, कैबिनेट को पता ही नहीं हमने करना क्या है, हमारे आगे टारगेट्स क्या हैं, तो फिर काम कैसे होगा? ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी जो है जो का इनके पास अपने पास विजन नहीं है, इनको आप ही नहीं पता काम क्या करना है, तो ब्यूरोक्रेसी ने तो इनके विजन की ट्रांसलेशन करनी है। अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उसको जो दोबारा जाने खरल साहब के पास, मुझे बताएं, आपको फरवरी मार्च में वाकई सियासत ऊपर नीचे होती नजर आ रही है? खतरा है इस हुकूमत को, आपको लग रहा है? शेख रशीद साहब कह रहे हैं फरवरी मार्च में उसामा साहब हुकूमत जाती नज़र आ रही या नहीं आ रही, उसकी सारी जो भी है ना दारोमदार वो है हुकूमत के ऊपर, अपने ऊपर। हुकूमत ने अगर जाना है तो वो उस पर पीपल्स पार्टी या नून लीग की वजह से नहीं जाना, या वो उसको नहीं भिजवा सकती, वो इस पोजीशन में दोनों पार्टीज नहीं है। हाँ, हुकूमत अगर जाएगी तो अपनी नाहलियों से, बोंगियों से, जो नलायकियों से वो जाएगी। अच्छा, अब उसामा साहब जिस तरह मैं बात कर रहा था, एक तो सियासत के अंदर जो सिविलियन जो सेटअप है, जो गवर्नमेंट है, जिस एक क्राइसिस एक क्रिएट किया हुआ है उनकी अपनी हुकूमत की अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, उनकी अपनी टीम की वजह से। अब मुझे ये बताएं कि उनका एक वज़ीर है फैसल वावडा साहब, जो उन्होंने हरकत की है, और उस हरकत के नतीजे में एक और बड़ा जो एक गलत काम हुआ है कि यानी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक एंकर जो है उसको आपने 60 दिन के लिए बैन कर दिया, उसका प्रोग्राम बैन कर दिया। भाई, जो बंदा एक क्या एंकर जो है, हमारे जो गेस्ट हैं उनकी तलाशियां लेंगे, क्या उनके दिल में क्या है, या किसी वक्त भी वो एक्ट कर दें, तो वो नीतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। ये अभी को उसामा साहब हमारे प्रोग्राम में कोई बैठा हो बंदा एकदम से कोई ऐसी एक्टिविटी कर दे तो उसके ऊपर एंकर क्या कर सकता है? और काशिफ अब्बासी साहब को आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ, वो मिनिस्टर के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? वो ले लिया जी। अब एंकर का प्रोग्राम 2 माह के लिए, एंकर का प्रोग्राम 2 माह के लिए बंद कर दिया गया। मिनिस्टर के खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। उस एंकर को 2 माह के लिए, 60 दिन के लिए बैन, प्रोग्राम बैन। और जो मिनिस्टर है, अवामी भरपूर दबाव के बावजूद इमरान खान से 2 हफ्तों के लिए टॉक शो पे जाने पे उनके ऊपर पाबंदी, कौम के ऊपर बड़ा एहसान अजीम किया है कि 2 हफ्तों के लिए आप वजाहत उनकी जो तलब की है। मुझे ये बताएं कि ये जो ऐसे लोग हैं, क्या वजीर बनने के काबिल है ये? क्या 2 हफ्ते के बाद भी ऐसे लोगों को जो चैनल बिठाता है या जो टॉक शो में बिठाता है, उनका भी मेरा ख्याल है फिर उनको भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को अपने शोज में बिठाना चाहिए, क्या इनसे भाषण लेने चाहिए? मामला ये है। उसके बाद जो 5 चैनल्स के मालकान कल मिले हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वहां पे भी बोल की शिकायतें। और भाई, बोल आपको क्या कह रहा है? वो खुदा के लिए बोल को अब तो बोलने दो, पहले भी बड़ी साजिश आपने की। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये जराये से जो वहां पे बंदे पार्टिसिपेंट थे उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कोट एंड कोट 19-20 का फिक्रा हो सकता है। जी जी कहते हैं जी, उन्होंने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि भाई ये हमारा मामला, आप आए हैं तो आप शिकायतें लेके आ गए,
आप अपना बिजनेस मॉडल बनाएं और आप जो भी आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं तो उन्होंने कहा आप अपने जो भी खर्चे वगैरह जो भी हैं अब इससे हम तो नहीं कुछ कर सकते ना। फिर हुकूमत जो है उसने अब एक प्लान बनाया है कि चले जी मीडिया क्राइसिस से गुजर रहा है, कैंपेन वगैरह एड शैड आपको पता ही है। अब 6 अरब का एक बजट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है मिनिस्ट्री में और उस 6 अरब में से 65% मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 6 अरब में से और 35% मिलेगा प्रिंट मीडिया को और 6 माह के लिए जो 6 अरब है उसमें से 1 अरब रुपया यानी 1 माह के लिए मानना। अब उस 65% में फिर वही लोग आ जाएंगे जो चैनल जो कोई माफिया, बस अब मैं आपने लफ्ज खुद इस्तेमाल कर दिया, जिनका नाम कल तक शामिल नहीं था एक आध का वो भी शामिल हो जाएगा और जो अपनी एक जर्नलिज्म एक इकदार के ऊपर कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स के ऊपर कर रहे हैं, जो किसी के आगे जूते सीधे नहीं करते, जो एक हक और सच की बात करते हैं, जो एजेंडा नहीं करते ना जी, वो जो सीधे नहीं करेगा पड़ते उसको इसलिए देंगे कि चलो ये हमारे साथ रहे, ये चुप कर जाए, और जो हक सच की करता है उसको क्या कहने की जरूरत है, वो तो वैसे ही सच्चा होगा। आप खुद आपने बड़ी शॉर्ट कर दी बात है। अच्छा मामला ये एक तो ये हो गया, खबर पर जाना है जी जी। और इसके साथ छोटी सी एक बात, डॉक्टर साहब ने जो बात की, डॉक्टर साहब से पहले एक उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। राजा सुल्तान सिकंदर साहब के हवाले से ऑलमोस्ट उनका नाम चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए फाइनल हो गया है और बलूचिस्तान और सिंध के ऊपर भी जो मेंबरान है उनके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन ऑलमोस्ट मुतफिक हो गई है और पंजाब के ऊपर भी ये कंसेंसस हो जाएगा। जी जी। अच्छा आखिर में बाबर साहब सिर्फ 30 सेकंड्स में बताइएगा क्योंकि फिर बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा अगली खबर के लिए, कि ये हुकूमत वाहिद हुकूमत शायद इस तरह की है कि असम्बली के अंदर एक सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले MNA कह रहे हैं अली जैदी साहब को, जो विफाकी वजीर हैं, कि जनाब इन्होंने 1.5 लाख रुपए पे नौकरियां बेची हैं और ये असम्बली में बात हो रही है और स्पीकर साहब कैसर साहब सर पकड़ के कह रहे हैं कि भाई ये बातें आप पार्लियामानी कमेटी में किया करें जब तहरीक इंसाफ के सारे अरकान वहां पर होते हैं, ये आप असम्बली में क्यों कर रहे हैं। तो जिस हुकूमत के लोगों का ये हाल होगा, फैसल वार्डा वाला मामला होगा, तो वो तो इमरान खान के लिए मसाइल ही पैदा करेंगे। कभी यानी खिलाड़ी ही कप्तान के कंट्रोल में नहीं है, वो ऐसे लगता है कि खुद ही साजिश करे कप्तान के खिलाफ, क्या करे कप्तान? मुझे तो इमरान खान जो है वो अपनी कैबिनेट के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं, बेख्तियार नज़र आते हैं। आप देखें फवाद चौधरी साहब जो है वो एंकर्स को थप्पड़ मार रहे हैं, कभी वो समी इब्राहिम पे हमला कर देते हैं, कभी वो मुबशर लुकमान पर हमला कर देते हैं, बिला जवाब ही, उनको कोई पूछने वाला नहीं, जो दिल में आता है वो बोल रहे हैं। मिनिस्टर एक दूसरों के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, फैसल बाटा जाके टेबलों पे बूट रख देते हैं, उसके सामने इमरान बेबस नजर आ रहे हैं। आप नईमुल हक आप देख लें, किसी का नाम ले लें, किसी मिनिस्टर का नाम ले लें, आप इत्तेहादियों को छोड़ें, अपने PTI के मिनिस्टर हैं, उनमें इमरान खान साहब का कोई कंट्रोल नहीं है। इवन अब तो उस वसीम अकरम प्लस जो है वो भी पर पुर्जे निकाल रहे हैं, वो भी आंखें दिखाते हैं। इमरान साहब उनके सामने भी बेबस नजर आते हैं। ये सारी अगर मैं चीज़ें देखूँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन का हाल है, जो गवर्नेंस का हाल है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन का हालात है, तो इस गवर्नमेंट को दीवार पे लिखा हुआ पढ़ लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट अब आप जो कह रहे थे मार्च अप्रैल की, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास इससे ज्यादा टाइम नहीं है। ये तो अब ये टॉक ऑफ द टाउन है, ये तो जुबाने से आम है कि गवर्नमेंट के पास 2-3 महीने इससे ज्यादा नहीं है। अगर ये परफॉर्म ना किया तो फिर जो लाने वाले हैं उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है, उन्होंने उसका कोई ना कोई मुतबादल हल निकाला हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये 2 महीने बड़े अहम हैं। ये बात आम हो रही है कि गवर्नमेंट 2 महीने से अगर परफॉर्म ना कर पाई तो फिर बड़ा मुश्किल है कि ये 5 साल पूरे करे, ये मैं आपको बता दूं। और मुझे नहीं लग रहा कि ये 2 महीने में कोई परफॉर्म कर पाएगी। अच्छा। कोई अलादीन का चिराग है नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं है, गवर्नेंस है नहीं है। 2 महीने का वक्त है। अच्छा अगली खबर की बात करते हैं। IG सिंध की खिदमात वापस कर दी हैं और काफ़ी अरसे से ये चीज़ खबर में थी। कलीम इमाम साहब अब वो विफाक के पास वापस आ गए हैं और सिंध को वो कबूल नहीं थे। एक पूरी चार्जशीट तैयार की गई थी कि वर्किंग रिलेशनशिप में रह सके। तहरीक इंसाफ इस पर बहुत ज़्यादा सीख पा है, सिंध के जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। लेकिन खरल साहब यही अरकान क्या ही अच्छा उस्मान बोजदार साहब, यानी पहले अव्वल खवेश बाद दरवेश, अपने घर में तो देखें, वहां से शुरू करें। वहां मेरा ख्याल है कोई 6 IG तो आ जा चुके हैं, तो
तो पंजाब में तो किसी को ठहरने नहीं दिया बुज़दार साहब ने। जब कोई होता था वो कहते थे जी ये सारी ब्यूरोक्रेसी ही खराब है, ये आईजी नहीं मेरी बात मानता, उसको बदल दो। तो वही पैमाना वो सिंध के लिए क्यों नहीं रखते? ये तो कल भी मैं कह चुका हूँ उसामा साहब कि जब अपने घर की बात आती है तो क्या पंजाब के जो 5 या 6 आईजी तब्दील हुए हैं इंतहाई मुख्तर अरसे में, क्या उनके खिलाफ कुछ चार्जशीट वफाकी हुकूमत को दी गई? क्या उसके लिए कुछ जवाब बनाया गया? सिर्फ अनोखा लाडला के बुज़दार साहब को खुश करने के लिए जो वो कहते थे वो तब्दील हो जाता था आईजी? क्या इस तरह से पुलिसिंग या फोर्स का कोई मोराल बेहतर हो सकता है या परफॉर्मेंस बेहतर? इस तरह केपीके के अंदर देख ले, केपीके के अंदर भी 3-4 आईजी बदले गए। अब सिंध हुकूमत ने बकायदा आर्टिकल जो 12(2) का हवाला भी दिया मुर्तज़ा ने, वहाब ने, कि 23 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर सिंध ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान ये कहा कि आईजी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, डिलीवर नहीं कर रहे, हमारी हुकूमत के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, लोगों को सड़कों पे मारा जा रहा है, क्राइम की रेशो में इजाफा हो गया है, जिस पे इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे ऊपर भी जारी बात है, तनकीद होती है कि सिर्फ आप पे नहीं हो रही, क्योंकि वफाक भी उसमें शामिल है, क्योंकि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है जिस तरह चीफ सेक्रेटरी या आईजी होता है। तो वो दोनों हुकूमतें हैं, उनकी कॉन्सेंट थी। अभी मामला था सिर्फ जरदारी साहब का, क्योंकि कलीम इमाम साहब, मलक रियाज जैसे लोग जो हैं उनके ये आगे पीछे फिरने वाले लोग हैं, तो जितनी इनकी भी काबिलियत या जो पंजाब में डिलीवर करके गए वो भी पता है। और जो साजिशें हो रही हैं, जिस तरह गवर्नर से मिलके, पीटीआई से मिलके, वो सारी का जो उन्होंने साजिशें जो करनी थी कर ली, वो कभी किसी से रिपोर्ट लीक करा दी, कभी कुछ कर दिया। अच्छा। और उन्होंने नाक में दम किया हुआ था हुकूमत के। क्राइम आपके कंट्रोल हो नहीं रहा और आप साजिशों में मसरूफ है। वो तो खैर अब 3 लोगों के नाम जो पैनल है, एक तो उनको सरेंडर करने के लिए सेक्रेटरी सर्विस SNGAD ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट वफाकी को, सिंध वाले जो सेक्रेटरी है सर्विसेज ने, साथ चीफ सेक्रेटरी ने बुला के आईजी को उन्होंने कहा कि भाई ये आपके ऊपर चार्जशीट है, कैबिनेट आपको फारग कर चुकी है, लिहाजा अब आप जो है ना, बेहतर यही है कि इज्जत से यहाँ से चले जाए, वरना आपका यहाँ पे रहना कोई जवाब नहीं बनता। 3 लोगों के नाम भेजे हैं, उसमें इश्तियाक महर है, कामरान अफजल है और गुलाम कादर थीबो है। तो जारी बात है इसमें अब 3 का पैनल है, वफाकी हुकूमत के पास चॉइस है, प्राइम मिनिस्टर जो है किसी को भी पिक कर सकते हैं। तीनों उसमें जो फेवरेट है, जिस तरह मैंने गुलाम कादर थीबो का कहा, PP की हुकूमत तो वो चाहती है। अब देखना यह है कि जो इमरान खान साहब हैं उनसे कंसल्ट करके कि वो उनको टिक करते हैं या इश्तियाक महर को या कामरान अफजल को। और साथ जिस तरह बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है, उसके अंदर भी मैंने बताया कंसेंसस, जो आप कह रहे थे ना हुकूमत मुख्तलिफ क्राइसिस चल रहे हैं, उससे निकल भी रही है कि उस पर कंसेंसस हो गया, जो आप समझ रहे थे कि 10 दिन में शायद ना हो सके, कि राजा सुल्तान सिकंदर राजा जो है उनके ऊपर आलमोस्ट हुकूमत और जो अपोजिशन का इतफाक हो गया है, इतफाक राय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। सिंध और बलूचिस्तान के जो मेंबरान हैं, सिंध का उनकी मर्जी से, पीपल पार्टी की मर्जी से, और बलूचिस्तान का जो हुकूमत और बाप वगैरह, और इस तरह पंजाब का जो नाम है वो भी फाइनल हो जाएगा जल्दी। उसमें शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब हरकत में आ चुके हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनका अपना आ गया, डोगर साहब जानते ही हैं, तो पंजाब का उनको +1 मिल गया, तो इसलिए वो सब गुडी गुडी हो जाएगा मामला। लेकिन ये जो PTI की जो सियासत कर रहे हैं आईजी के ऊपर, मेरा ख्याल है ये इसका साहब ब्रेक का वक्त हो गया है। हाँ जी, आपकी बातों में वो आप क्योंकि एक के बाद एक खबर सामने ला रहे थे, तो वो बाबर साहब की बारी नहीं आ सकी। चले कोशिश करते हैं कि ब्रेक के बाद बाबर साहब से बात करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। और एक बहुत ही अहम मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब के फ्रंट मैन का साफ हो गया है और करोड़ों रुपया किस तरह उनके अकाउंट में गया और आगे से फिर कहाँ तरह, ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने अर्ज किया था कि शहबाज शरीफ साहब के फैमिली फ्रंटमैन, अब देखिए ना, ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, फैमिली फ्रंटमैन है निसार अहमद साहब। इनके हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है और नैब ने बड़ी रकूम का पता लगाया है। 11 करोड़ रुपए से जायद इनको सिर्फ एक साल में इतने पैसे आते रहे और बाहर से TTO के जरिए। और एक महीना तो ऐसा भी गुजरा मौसूफ पे कि तकरीबन $8.25 लाख आए और फिर ये 2 बैंक अकाउंट्स में आते थे और यहाँ से कहाँ जाते थे, सलमान शहबाज साहब के पास। और 2 कंपनियां उन्होंने बनाई हुई थी सिर्फ काले धन के लिए, ये गुड नेचर और यूनिटॉस।
अब ये दोनों कंपनियों में काम यही हो रहा था कि काले धन को सफेद करना है, बाहर से पैसा आ रहा है, वो वाइट मनी की सूरत में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, और यही इनका काम था। और नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम को ये मुतमईन कर सकते कि आपको कौन भेज रहा था, कैसे आ रहे थे, किधर जा रहे थे, तो ये उनको कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके। बाबर डोगर साहब, ये शहबाज शरीफ साहब यही काम करते रहे, इनकी फैमिली का ये जो कारोबार हमें बताए जाते हैं, ये शुगर मिलने, ये सब, यानी इससे तो अरबों रुपया कमाते ही थे, लेकिन ये जो बाहर से कमाइयां थी ये तो कमाल ही थी। बिल्कुल उसामा साहब, ये जो सारा किकबैक्स का पैसा था, ये जो सारा दो नंबरी का पैसा था, इसको कैसे इन्होंने वाइट किया, किस तरह से यहाँ से पैसा जो था टीटीज के जरिए बाहर जाता था, बाहर से वो फिर पैसा दोबारा वापस आता था और जिन लोगों के अकाउंट्स में आता था वो अब सामने आ रहे हैं। जिस तरह से अभी आप ये निसार अहमद साहब की बात कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन थे। इन्होंने 2 जाली कंपनियां, फेक कंपनियां बनाई हुई थी, गुड नेचर और यूनिटॉस। ये 2 कंपनियां थी। बाहर से जितना टीटीज के जरिए पैसा आता था, जैसा कि 11 करोड़ पे आपने एक का, फिर पता नहीं कितने लाख पाउंड थे जो बाहर से इन 2 कंपनियों में ट्रांसफ़र हुए। और ये जो सारा पैसा था, ये सारा पैसा अल्टीमेटली शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के अकाउंट्स में जाता था। अब ये जुडिशियल कस्टडी में है निसार अहमद। जब इसे पूछा गया कि भाईजान ये आपने ये जो कंपनियां बनाई हुई थी उनमें ये सारा पैसा कहाँ से आया, कौन सा तुम बिजनेस कर रहे थे, कौन सी तुम्हारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन थी, उसके बारे में बताओ, तुम्हारा बाहर बिजनेस क्या था, तुम्हारे पास लिंक्स क्या थे कि बाहर से तुम्हारे अकाउंट्स में 11.5 करोड़ रुपया एक आया, फिर इतने लाखों पाउंड आए। तो कोई जवाब नहीं था उसके पास, कोई जवाब नहीं था। कोई बिजनेस होता तो वो बताता। बिजनेस ये था कि यहाँ से टीटीज के जरिए पैसा बाहर जाता था, बाहर से फिर पैसा जो था इन बेनामी कंपनियों में आता था, इन बेनामी कंपनियों के जरिए से इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता था और जहाँ से फिर ये नए बिजनेस वेंचर जो थे वो स्टार्ट करते थे। अब जो निसार अहमद जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। वो ये मान चुका है कि जनाब ये जो सारा पैसा था ये खुद वो जो ट्रांजैक्शन करता रहा है। उसने जो सबूत दिए हैं वो नैब के पास आ चुके हैं कि ये सारे जो सबूत थे। अब मसला ये है कि अब सलमान शहबाज जो है वो भी बाहर बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी बाहर बैठे हुए हैं। वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, सलमान शहबाज आने को तैयार नहीं है। सब जितना 2 नंबरी का पैसा है, जितना फ्रॉड का पैसा है, आप देखिए उसमें कहीं ना कहीं सलमान शहबाज कनेक्टेड है। हमजा शहबाज से पूछा जाता है, वो कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं है। जाके सलमान शहबाज को पकड़ें, बाहर जाए, लंदन जाए, उसको अरेस्ट करें, इन्वेस्टिगेट करें। आप मुझसे क्यों पूछते हैं? शहबाज शरीफ साहब से जब यहाँ पर थे उनसे ये पूछा जाता था, वो कहते थे मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, सारा बिजनेस तो वो सलमान शहबाज देखता था, जाए उसको अरेस्ट किया जाए। ये यहाँ पर भोले बन जाते हैं। जितने लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, वो सारे अरबों रुपया जो टीटीज के जरिए से यहाँ से बाहर भेजा गया और बाहर से वापस आया गया, वो सारा कनेक्ट करता है सलमान शहबाज को। वो मेन आदमी है, वो भाग गया है। नैब बेबस बैठी हुई है। नैब को चाहिए कि वो इस पर प्रोसीड करे, आगे जाए, एविडेंस लेके जाए, कोशिश तो करे कि सलमान शहबाज को वापस लेके आया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह हम प्रोग्राम करते रहेंगे, हम टीटीज का जिक्र करते रहेंगे, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन का बताते रहेंगे, ये बंदे अरेस्ट होते रहेंगे, लेकिन जो मेन एक्यूज हैं, जो बेनिफिशरी हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी अरेस्ट हो पाएंगे। इसाक डार अरेस्ट हो नहीं सका, अली सलमान अरेस्ट हो नहीं सका, सलमान ये जो है ये शहबाज ये अरेस्ट हो नहीं सका। जो अरेस्ट हमजा शहबाज, जरा मैं उसका भी बता दूं, हमजा शहबाज साहब को उसी बैरक में रखा गया जहाँ पे अलीम खान साहब थे। अलीम खान जब वहां से जब उसकी बेल हुई तो उसने उस बैरक में बेतहाशा पैसा लगाया था, उसमें बेतहाशा फैसिलिटीज थी। अब हमजा शहबाज के पास वहां पर उसके पास 2 मोबाइल फोन है। और मैं आपको बताऊं, ये IG जेल खाना आजाद ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे उसको फैसिलिटेट कर रही हैं। जेल उसके लिए इसी तरह जिस तरह से कोई रेस्ट हाउस बनाया गया होता है, वहां पर बेड लगा हुआ है, वहां पर इस सर्दी में हीटर लगे हुए हैं, ये सारी फैसिलिटीज वहां पर उसको मौजूद हैं। ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो मुझे नहीं लग रहा कि इनसे कभी भी आप पैसे निकाल पाएंगे। जेलें जो है इनके लिए आपने 5 स्टार होटल बना दिए हैं, तो कहाँ वो उनको तंगी हो रही है। हाँ, कहेंगे चलो ठीक है, जब तक रहते हैं खैर है, सारे मसाइल तो यहाँ हल हो जाते हैं, हमारे सारे काम हो रहे हैं, अगर फ़ोन भी अवेलेबल है। कर्नल साहब, ये अब नैब क्यों नहीं कर पा रहा कि जो बाहर लोग हैं उनको किस तरह से ला सके? अब शहबाज शरीफ साहब का सारा असल तो पैसा उनका है, लेकिन वो बाहर बैठे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसाक डार साहब के अब वो घर की नीलामी 28 जनवरी को होने वाली है, वो 4 कनाल का गुलबर्ग में घर, और उसकी कोई 18 करोड़ सरकारी बोली लगे
गई है, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो ये कम से कम हो रहा है। तो फिर इस तरह से जो मुंजमद जायदादें इनकी की गई हैं शहबाज शरीफ की और इनके खानदान की, उनको भी इस तरह से फिर बेचने का अमल शुरू किया जाए। उसामा साहब, एक तो कौम के लिए खुशखबरी है कि इमरान खान साहब के जो मामले खसूसी है ना, जुल्फी बुखारी साहब, उनकी इंक्वायरी तो नैब ने बंद कर दी, मंजूरी दे दी आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में। और साथ ही 3 इन्वेस्टिगेशन मंजूर हो गई हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, अनवर मजीद एंड कंपनी के खिलाफ, और इस तरह और भी जो कामरान शफी है, साबिक वाजिद शमसुल हसन है, इस तरह के, यानी जो इमरान खान साहब के जो लोग हैं उनको तो क्लीन चिट मिल गई है। जो आप ये खुश फहमी का शिकार है, मैं 90 से और 80 की दहाई, लेकिन खड़े साहब उससे तो हुकूमत गिर जाएगी ना, चेयरमैन नैब ने हुकूमत भी तो बचानी है। अच्छा, अब ये तो नहीं कि आप जुल्फी बुखारी को अरेस्ट कर लें और वो हुकूमत गिर जाए फिर। अच्छा, मामला ये है कि हुकूमत अपने वजन से गिरेगी, नैब ने क्या गिराना है या अपोजिशन ने क्या गिराना है, वो तो अपनी बोंगियों से गिरेगी जब गिरना है उसने। अब मामला ये है उसामा साहब, आप ये कह रहे हैं कि क्या इनसे अरबों रुपए क्या आ सकेगा पैसा, क्या नीलामियां जायदाद की हो सकेंगी। आपने जो मार्च की बात की है ना, मार्च तक सिर्फ इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि नून लीग ये चाहती है और पीपल पार्टी कि पीटीआई के हाथों से ये नेक काम किया जाए, नैब के पर काटने वाला तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 माह की मोहलत दी है, ताकि ये जो आप खुश फहमियाँ बना के बैठे हैं ना कि ये टीटी स्कैंडल जो 80 की दहाई से लेकर शरीफ फैमिली के ऊपर नैब और एफआई तहकीकात करती रही, 99 में मैंने किताब में सारी चीज़ें छापी, सुप्रीम कोर्ट में वो गई, उदयबिया इंजीनियरिंग बना, पेपर जो पड़ा हुआ है, पेपर वाला मामला हुआ, ये सारी जो टीटियाँ हैं। अभी सिर्फ नैब की 3-4 मैं सिर्फ लाइनें पढ़ता हूँ रिपोर्ट की कि निसार अहमद जो 2016 में 2 बैंक अकाउंट्स में उसने जो रकम मुंतकिल की है, उसमें सलमान शहबाज को जो उन्होंने बताया मुंतकिल की है, सिर्फ 1 माह में 7,59,511 यानी अमरीकी डॉलर मुंतकिल हुए। 30 सितंबर और 13 अक्टूबर को 2 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा रकम मुंतकिल हुई। निसार अहमद जो है, इसने टीटी जो 3 करोड़ 12 लाख। अब ये सारा जब नैब इससे पूछता था, और आप निसार अहमद को देखेंगे ना तो किसी में महल में रहता है, ना उसके पास कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ना उसका कोई कारोबार है। ये कंपनी जो गुड नेचर, नाम गुड नेचर, और काम ये देख ले, इनके काम इनके देख ले, यानी 80 की दहाई से लेकर आज तक, यानी शरीफ फैमिली की करप्शन, किकबैक्स और जरदारी फैमिली की, मैं कहता हूं 1001 करप्शन के लूटने के 1001 तरीके। अगर एक कोई ऐसी एकेडमी बनाई जाए ना, और उसके डीन नवाज शरीफ साहब को बना दिया जाए, जरदारी साहब को प्रिंसिपल बना दिया जाए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सलमान शहबाज को बना दिया जाए, हमजा शहबाज को बना दिया जाए, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम साहबा को, शोभा खवातीन की उनको हेड बना दिया जाए, उनकी अपनी जो बेगमात हैं, उनकी साहबजादियां हैं, उनके दामाद हैं, तो मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया के जो फ्रॉडी है ना, नौसरबाज हैं, जो स्विंडलर हैं, जो ऑफशोर कंपनियों के बड़े बड़े जो बना के बैठे हैं सेफ हेवन वाले, मेरा ख्याल है सारा काला धन सफेद करने के तरीके सीखने के लिए इनको इतनी ज्यादा फीसें देंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। अरबों रुपए बना सकते हैं क्योंकि इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। अच्छा खरल साहब, इतने एक्सपर्ट हो गए, इनको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और वो नैब वैसे ही ज़ाहिरा वसीम बॉलीवुड की थी, और फिर उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया था, पर उन्होंने जो हिरासगी का केस दायर किया था, उनको जिनसी तौर पर हिरासा किया गया, तो उस पर अब 3 साल के बाद वो सज़ा हुई है। उस शख्स को, बड़ा बिजनेसमैन था वो। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के केसेस का कब फैसला होगा? शुरू ही नहीं हो रहे ऐसे केसेस। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। ज़ाहिरा वसीम बॉलीवुड में अदाकारा थी, बहरहाल फिर उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया, और 2017 का वाक़या जब उन्हें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था 41 साला विकास, उसने जिनसी तौर पर हिरासा किया, और अब आखिरकार उस केस का फैसला हुआ और 3 साल की सज़ा उस शख्स को हुई है। और ज़ाहिरा वसीम वैसे तो छोड़ चुकी हैं बॉलीवुड, और वो कहती मेरा ईमान का रिश्ता इससे कमज़ोर हो रहा था। बात यह है कि वहाँ पर ये जिनसी हरासगी के बहुत ज़्यादा भारत में वाक़यात हैं, और इससे ज़्यादा रेप के, और ये एक केस है कि जिसमें वहाँ पर सज़ा हुई। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर अब इस वक्त मीडिया में जो सबसे ज़्यादा जिस केस का तस्करा है वो है जामी जो केस किया है, मशहूर डायरेक्टर हैं,
उन्होंने जो सोशल मीडिया पर आकर हमीद हारून, डॉन मीडिया ग्रुप के सरबरा, उन पर इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद एक और शख्स सामने आया, वो अभी तक मामला मीडिया तक ही है और इस पर बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं कि हर इदारे में ये कानून मौजूद है और ये लाजमी है हर इदारे के लिए कि वो ये अपने इदारे के अंदर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए कि वहाँ पर कोई शख्स शिकायत कर सकता है और किसी के ख़िलाफ़ अगर ये शिकायत आती है तो उस पर वो इदारा खुद से कम अज़ कम कोई बोर्ड बनाकर इन्वेस्टिगेशन करे और कोई ना कोई कार्रवाई करे। लेकिन डॉन में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया और बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत से लोग बहुत बातें कर, जिस तरह एक और शख्स ने भी इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये क्या सोशल मीडिया तक ही रहेगा, ये इल्ज़ाम इसी तरह से लगते रहेंगे और दूसरी तरफ से खामोशी रहेगी? क्या लगता है बाबर डोगर साहब आपको कि ये तो पूरे मीडिया के लिए एक शर्मिंदगी का बायस होगा कि एक मीडिया का मालिक है या उसका सरबराह है मीडिया का और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो मीडिया में इतनी बड़ी पोजीशन है। उसने अगर इल्ज़ाम लगाया है तो बस वो इल्ज़ाम ही लगा रहेगा, मीडिया में बात होती रहेगी, लेकिन उस पर कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो सकता। देखें, दुनिया में जहाँ जहाँ भी मी टू कैंपेन के हवाले से जहाँ जहाँ भी इल्ज़ाम लगे हैं वहाँ पर कोई ना कोई वहाँ पर एक्शन ज़रूर हुआ है। चाहे वो सोशल बायकाट किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, तहकीकात की गई हैं और कहीं ना कहीं उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप देखें कि एक बंदा जो एक मीडिया हेड है, मीडिया टाइकून है, एक बड़े मीडिया ग्रुप का मालिक है, उसके ख़िलाफ़ इतना सीरियस एलिगेशन है, एक शदीद इल्ज़ाम है कि जनाब उसने एक जिनसी जिस तरह से उन्होंने एक ज़्यादती की है, उन्होंने रेप किया एक प्रोड्यूसर का जो कि ख़ुद सामने आया, उसने ट्वीट किए हैं और उसने कहा कि ये मेरे साथ ज़्यादती की गई है। अब इसका होना तो ये चाहिए कि इसका प्रॉपरली इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए, उसका बयान रिकॉर्ड होना चाहिए। चले ये हो सकता है कि उनके पास वो एविडेंसेस ना हो सकता है कि अभी वो चीज़ें साबित ना हो, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कानून को हरकत में आना चाहिए। एक इल्ज़ाम है और सीरियस नेचर का है और एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक के खिलाफ है तो उसको देखा जाना चाहिए। अब ये वही मीडिया ग्रुप है जो माजी में आप देखें किस तरह से अदारों को टारगेट करता रहा। डॉन लीग पार्ट 1 आई, डॉन लीग 2 आई, किस तरह से इन्होंने उस वक़्त किस तरह से अदारों को टारगेट किया, किस तरह से पाकिस्तान को सारी दुनिया में जगनसाई करवाई पाकिस्तान के अदारों की। तो अब जब इनके मालिक पे इल्ज़ाम आया तो इनको चाहिए कि इम्पार्शियल रिपोर्टिंग करें, क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म जो है उस पे जामी का पूरा वर्जन आना चाहिए, पूरा उसकी बात जो है उसको ये जो रिपोर्टिंग है उसमें उसका राइट है कि उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात को लिखा जाए, उसको प्रॉपर कवरेज दी जाए और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। अच्छा बाबर साहब, इसमें देखिए एक है कानूनी पहलू। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, फवाद चौधरी साहब के हवाले से बड़ी दरखास्तें भी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई जी वो जाकर थप्पड़ मार देते हैं तो जी क्योंकि जी ये कोई कानूनी तौर पर इतना बड़ा जुर्म नहीं हुआ लिहाजा जी कोई कार्रवाई नहीं होगी या किसी ने किसी को। लेकिन ताकि पहलू भी तो होता है। खरल साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? कम अज़ कम कि जी हम कहें जी कानूनी तौर पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, चले वो एक अलग केस है। अखलाकी तौर पर कोई इदारे को खुद से या सोसाइटी को कहीं ना कहीं अखलाकियात भी तो होती है कि उस शख्स का कोई बायकॉट किया जाए या इदारा उस हवाले से कोई पूछगछ करे, या वो भी नहीं हो सकता? ख्वाजा आसिफ साहब के असम्बली के अंदर जो अलकाबात और बड़े उनका जो तारीखी किताब था वो सुना था आपने? उन्होंने कहा कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है और भी बहुत कुछ होता है। मामला यह है कि जिनसी हरासगी के हवाले से आपने ज़ायरा को तो बात की और उसको बिलाखिर इंसाफ मिल भी गया। थप्पड़ के हवाले से अगर बात की जाए, एक जो वज़ीर थप्पड़ मारते फिर रहे हैं सरेआम महफिलों में, उस हवाले से वहीदा शाह एक MPA की उम्मीदवार थी, गालबन ये MPA थी। अच्छा। तो उन्होंने भी सिर्फ थप्पड़ ही मारा था, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। और अब हमीद हारून साहब के ऊपर आप ये समझेंगे कि इनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता कि इस पाकिस्तान के अंदर तो जो ताकतवर है ना, ठीक है, वो जिस तरह मकड़ी का जाले वाला कानून का हिसाब दिया है, वो फाड़ के निकल जाता है और जो गरीब कीड़ा मकोड़ा होता है, आम आदमी होता है, वो उस जाले में फंस जाता है। ये हालत है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। देखते हैं कि इसका क्या होता है। इस तरह खरल साहब ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है
कि इस तरह के मामलात में कुछ हो नहीं पाता। बहरहाल जब तक ये मामला है मीडिया में, हम इस पर कोशिश करेंगे कि बात इस पर करते रहें। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।